हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स एंड अपील्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 35, 36 एंड 37 को। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 35 की, जो कि फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड से डील करता है। तो ये सेक्शन कहता है कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है पार्टीज़ के ऊपर और उन सभी पर्सन्स के ऊपर जो उनके अंडर क्लेम कर रहे होते हैं। इसको अगर हम और इजी वर्ड्स में समझें तो अगर कोई डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके ऊपर आर्बिट्रल अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होता है और साथ में उन पर्सन्स के ऊपर भी फाइनल एंड बाइंडिंग होता है जो कि उनके अंडर क्लेम कर रहे होते हैं। इसको हम एक बार और समझते हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है जिसके ऊपर आर्बिट्रल अवार्ड पास किया गया है, तो जो वो आर्बिट्रल अवार्ड है वो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं या जितने भी पर्सन्स उनके अंडर क्लेम कर रहे हैं उन सभी पर फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। तो सेक्शन 35 बस इतनी सी बात कहता है कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है वो फाइनल है और बाइंडिंग है सारी पार्टीज़ के ऊपर और उन पर्सन्स के ऊपर जो कि उनके अंडर क्लेम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 36 की, जो कि इन्फोर्समेंट से डील करता है, यानी कि एक आर्बिट्रल अवार्ड को कैसे इन्फोर्स कराया जाता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है जब एक आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तब सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए उस आर्बिट्रल अवार्ड को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन्फोर्स कराया जा सकता है, सेम उसी मैनर में जैसे किसी नॉर्मल कोर्ट की डिक्री को इन्फोर्स कराया जाता है। हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो सेम पोजीशन होल्ड करता है जैसे कि किसी नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ की डिग्री होल्ड करती है। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं तो सेक्शन 34 डील करता है सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड से, यानी कि अगर किसी पार्टी को आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराना है तो उसे क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, इसके बारे में हमें सेक्शन 34 बताता है। सेक्शन 34 का सबसेक्शन 3 कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट की गई है। वो टाइम लिमिट क्या है कि जिस भी दिन पर पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड रिसीव करती है उस दिन से लेके 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर उस पार्टी को आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। या फिर अगर किसी पार्टी ने आर्बिट्रल अवार्ड में करेक्शन या इंटरप्रिटेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है तो जिस भी दिन वो रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ होती है उस दिन से लेके 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर पार्टी को आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। और अगर ये टाइम पीरियड इलैप्स कर जाता है, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई भी पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन फाइल नहीं करती है तो उसके बाद हम आर्बिट्रल अवार्ड को सेम मैनर में इन्फोर्स करा सकते हैं जैसे कि हम एक नॉर्मल कोर्ट की डिक्री को इन्फोर्स कराते हैं, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स करा सकते हैं सेम उसी मैनर में जैसे कि एक नॉर्मल कोर्ट की डिक्री को इन्फोर्स कराया जाता है। क्योंकि हमने ये बात पहले भी जानी थी कि जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो सेम पोजीशन होल्ड करता है जैसे कि किसी नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्री होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टी ने कोर्ट में आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन फाइल करी है तो उस एप्लीकेशन को फाइल करने का ये मतलब नहीं होगा कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो अनइन्फोर्सेबल हो गया है, यानी कि अब उस आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है जब तक कि जो कोर्ट है वो सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस आर्बिट्रल अवार्ड पर स्टे नहीं लगा देती है। और उस स्टे को एक्वायर करने के लिए वो जो पार्टी है उसे एक अलग सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं तो मान लीजिए किसी पार्टी ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी है आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए, तो सिर्फ सेट असाइड की जो एप्लीकेशन है उसका ये मतलब नहीं होगा कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो अनइन्फोर्सेबल हो गया है, यानी कि उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी चाहती है कि उस आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स ना किया जाए तो वो उस पर एक स्टे एक्वायर कर सकती है कोर्ट से और उसके लिए उस पार्टी को एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, यानी कि जो उसने सेट असाइड की एप्लीकेशन फाइल करी है उसके साथ ही साथ उसे एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी आर्बिट्रल अवार्ड पर स्टे एक्वायर करने के लिए।
और जो कोर्ट है वो सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन पर जो है वो स्टे ग्रांट कर सकता है। यानी कि जो कोर्ट है वो सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो जो आर्बिट्रल अवार्ड है उस पर ऑर्डर ऑफ स्टे ग्रांट कर सकता है, यानी कि उस पर स्टे लगा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल करी गई है आर्बिट्रल अवार्ड के ऑपरेशन पर स्टे लगाने के लिए, तो कोर्ट जो भी कंडीशंस उसे सही लगती हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए उस आर्बिट्रल अवार्ड के ऑपरेशन पर स्टे लगा सकता है। और वो उस आर्बिट्रल अवार्ड के ऑपरेशन पर स्टे क्यों लगा रहा है, क्या रीजंस हैं, वो सारे रीजंस उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो मान लीजिए सबसेक्शन 2 के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करी गई है किसी आर्बिट्रल अवार्ड के ऑपरेशन पर स्टे लगाने के लिए, तो कोर्ट चाहे तो जो भी कंडीशंस उसे सही लगती हैं उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उस आर्बिट्रल अवार्ड के ऑपरेशन पर स्टे लगा सकता है। और साथ ही में उसे वो रीजंस भी रिकॉर्ड करने होंगे कि किन रीजंस के बेसिस पर वो ये स्टे लगा रहा है, और वो सारे रीजंस उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करने होंगे। इसके साथ ही एक प्रोविजो दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड पेमेंट ऑफ मनी से रिलेट करता है तो उस केस में उस आर्बिट्रल अवार्ड पर स्टे लगाते टाइम कोर्ट वही प्रोविजंस फॉलो करेगी जो कि एक नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ किसी मनी डिक्री के केस में फॉलो करती है। यानी कि सीपीसी के वही प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे जो कि किसी मनी डिक्री पर स्टे लगाते टाइम फॉलो किए जाते हैं। अब हम एक केस लॉ की बात करते हैं। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस शाह बिलेमानी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड AIR 2009 गुजरात 78। तो इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 36 के प्रोविजंस हैं जो कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के इन्फोर्समेंट से डील करते हैं, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। तो इसी के साथ हमारे पार्ट 2 का चैप्टर 8 कंप्लीट होता है, फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। और अब हम बात करेंगे चैप्टर 9 की जो कि अपील से डील करता है। तो सेक्शन 37 अपीलेबल ऑर्डर से डील करता है, यानी कि किन केसेस में हम अपील कर सकते हैं उनके बारे में हमें सेक्शन 37 बताता है। सेक्शन 37 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एन अपील शेल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड फ्रॉम नो अदर्स। यानी कि जो अपील है वो नीचे दिए गए फॉलोइंग ऑर्डर्स पर ही लाई करती है, उसके अलावा हम किसी भी अदर ऑर्डर पर अपील नहीं कर सकते हैं। और हम किन कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, हम उन्हीं कोर्ट में अपील कर सकते हैं जो कि लॉ द्वारा ऑथराइज़ करी गई हैं उस अपील को सुनने के लिए। यानी कि जिस भी कोर्ट ने ओरिजिनल डिक्री दी थी उस कोर्ट से जो अपर कोर्ट होगी जो ऑथराइज्ड है उस कोर्ट की अपील को सुनने के लिए हम सिर्फ उसी कोर्ट में जो है वो अपील कर सकते हैं। इसको हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो सेक्शन 37 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हम किन ऑर्डर्स पर अपील कर सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स पर अपील कर सकते हैं जो कि नीचे मेंशन किए गए हैं, हम उसके अलावा किसी भी और ऑर्डर पर अपील नहीं कर सकते हैं। और हम किन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो जिस भी कोर्ट ने ओरिजिनल डिक्री पास करी है उस कोर्ट की अपील सुनने का हक जिस कोर्ट को है, हम सिर्फ उसी कोर्ट में उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कोर्ट ने कोई ओरिजिनल डिक्री पास करी है और हमें उस डिक्री की अपील करनी है तो हम उस डिक्री की अपील सिर्फ उसी कोर्ट में करेंगे जो कोर्ट लॉ के थ्रू ऑथराइज करी गई है उस कोर्ट की अपील को सुनने के लिए। अब हम उन ऑर्डर्स के बारे में जानते हैं जिनके ऊपर हम अपील कर सकते हैं। तो सब सेक्शन 1 में हमें 3 ऑर्डर्स बताए गए हैं जिनके ऊपर हम अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहला, रिफ्यूजिंग टू रिफर द पार्टीज़ टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में हमें ये कहा गया है कि अगर किन्हीं 2 पार्टीज़ के बीच में वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो कोई भी पार्टी किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर दे। और अगर वो जुडिशियल अथॉरिटी इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देती है तो इस केस में वो पार्टी इस ऑर्डर के ऊपर अपील कर सकती है। और जो सेकेंड ऑर्डर है जिसके ऊपर हम अपील कर सकते हैं वो है ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर अंडर सेक्शन 9। यानी सेक्शन 9 के अंदर जो भी मेजर्स बताए गए हैं अगर वो ग्रांट कर दिए जाते हैं या अगर वो रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं तो उन दोनों ही केसेस में जो पार्टी है वो अपील कर सकती है। और जो थर्ड ऑर्डर है जिसके लिए हम अपील कर सकते हैं वो है सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34। यानी कि सेक्शन 34 में किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने की जो एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं अगर उसे जो कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर देती है या फिर ग्रांट कर देती है तो दोनों ही केस में जो पार्टी है वो अपील कर सकती है। अब इन तीनों ऑर्डर्स को हम और इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 8 के तहत अगर किन्हीं 2 पार्टीज़ के बीच में कोई वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और वो पार्टी जुडिशियल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनके डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर दें और वो जुडिशियल अथॉरिटी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देती है तो इस केस में पार्टी जो है वो अपील कर सकती है। और दूसरी
कि अगर सेक्शन 9 के अंडर कोर्ट जो है वो कोई इंटरिम मेजर ग्रांट कर देती है या ग्रांट करने से रिफ्यूज़ कर देती है तो इस केस में भी जो पार्टी है वो अपील कर सकती है। और थर्ड केस है कि अगर जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसको सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन जो कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर देती है या फिर उस एप्लीकेशन को ग्रांट कर देती है, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर देती है, तो उस केस में भी जो पार्टी है वो अपील कर सकती है। तो ये 3 ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर हम अपील कर सकते हैं। इनके अलावा हम किसी भी और ऑर्डर पर अपील नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है एन अपील शैल ऑल्सो लाई टू अ कोर्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर भी हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो कौन सा ऑर्डर होगा? एक्सेप्टिंग द प्ली रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16, यानी सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में जिन प्ली की बात करी गई है, अगर वो प्ली एक्सेप्ट कर ली जाती हैं तो उस केस में भी हम जो है वो अपील कर सकते हैं। वो कौन सी प्ली हैं? सबसेक्शन 2 की जो प्ली है वो इस बात की है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, और सबसेक्शन 3 की जो प्ली है वो ये कहती है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है। तो अगर ये प्लीज़ एक्सेप्ट कर ली जाती हैं तो इस केस में भी जो पार्टी है वो अपील कर सकती है। और दूसरा, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एन इंटरिम मेजर अंडर सेक्शन 17, और सेक्शन 17 में जिन इंटरिम मेजर्स की बात करी गई है अगर उन्हें ग्रांट कर देता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर उसे ग्रांट करने से रिफ्यूज़ कर देता है तो इस केस में भी जो पार्टी है वो अपील कर सकती है। सबसेक्शन 3 कहता है कि किसी भी ओरिजिनल ऑर्डर पर हम अपील कर सकते हैं, फिर उस अपील में जो ऑर्डर आता है उसके ऊपर हम दोबारा से अपील नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे पास फर्स्ट अपील का चांस तो है, यानी कि किसी ओरिजिनल ऑर्डर पर हम अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर अपील में कोई ऑर्डर दिया गया है तो उसके ऊपर हम सेकेंड अपील नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सेकेंड अपील का कोई भी चांस नहीं है। और साथ ही साथ सबसेक्शन 3 ये भी कहता है कि जो हमारे पास सेकेंड अपील तो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये हमसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का राइट टेक अवे नहीं कर रहा है, ना ही उसे अफेक्ट कर रहा है। हम सेकेंड अपील तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, और उस राइट को ये सेक्शन टेक अवे नहीं कर रहा है, ना ही उसको अफेक्ट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।